अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको नॉवल कोई साथ हो कैसा लगा है। आज हम इसकी लास्ट एपिसोड रीड करने वाले हैं। आई होप आपको नॉवल पसंद आया होगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ये सुबह के 11 बजे का वक्त था जब उसकी आंख खुली और नज़र सामने रखे सोफे पर पड़ी थी। आज 3 दिन हो गए थे और वो हवेली से गायब था। उसने अपना मोबाइल उठाकर 3 दिन पुराना मैसेज पढ़ा था। आखिरी कदम उठाने का वक्त आ गया है, मेरे इशारे का इंतज़ार करो बस। और वो गायब। उफ मास्टर, तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। ऐसे भी कोई गायब होता है क्या। उसे अब चिढ़ होने लगी थी। बेड से उठकर वो ड्रेसिंग रूम की जानिब गई ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कम इन, क्या मैं आ सकती हूँ। दरवाजे से जोया ने अंदर झांका था। होंठों पर मुस्कुराहट लिए वो अंदर आई थी। तुम आ चुकी हो ऑलरेडी। उसे अब भी जोया के बदले अंदाज पर हैरत हो रही थी। अचानक ही उसके लिए इतनी अच्छी हो गई थी। अब जाहिर है उसके पीछे भी कोई बात ही थी, मगर अमल अब तक वो बात जान नहीं पाई थी। हाँ, तुम आज फिर लेट उठी हो। सब ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, मगर मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार क्यों। बस मेरा दिल चाह रहा था तुम्हारे साथ नाश्ता करने का। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएं। उसका हाथ थाम कर कहा था। व्हाट अ क्लेवर गर्ल। वो बस सोच कर रह गई थी। ऑफ कोर्स, तुम जाओ, मैं शावर लेकर आई। जल्दी आना। उसे कहकर वो कमरे से जा चुकी थी, जबकि अमल अपना सर हिलाती वॉशरूम की जाने पड़ी थी। दाल में कुछ काला जरूर है अमल। कुछ देर बाद वो डाइनिंग टेबल पर जोया के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। वैसे नाइल और तुम पहली बार कहाँ मिले थे। जोया ने कहा। बाद में जोया ने कहा, मिले नहीं थे, बस ये समझो कि मैं खींच कर ले आई उसे। मुस्कुराते हुए कहा था। जहन में उनकी पहली मुलाकात वाली रात जाहिर हुई थी। कैसे उसने सारे कैमरे हटाकर उसे मजबूर कर दिया था आने पर। उसी याद के साथ ही उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। लगता है बहुत खूबसूरत मुलाकात थी। उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए कहा था। खूबसूरत नहीं, मगर बहुत दिलचस्प भी। गहरी मुस्कुराहट के साथ उसने कॉफी का कप उठाया था, जबकि जोया ने अपनी झूठी मुस्कुराहट में अपना हसद छुपा दिया था। जबकि यहाँ से बहुत दूर मुस्तफा के उस फ्लैट में आओ तो लाउंज के सोफे पर 4 लोग बैठे थे। मुस्तफा और वाजिद, मास्टर, उन तीनों के सामने फरहाद, जिसके सर, पांव और बाजू में अब भी पट्टी लगी थी। तुम समझ गए कि तुमने क्या करना है। मास्टर के सवाल पर सबकी नजरें फरहाद की जानिब उठी थी। सब समझ चुका हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसका पुरयकीन अंदाज वहां मौजूद हर इंसान को मुतमईन कर रहा था। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो, मास्टर ने खड़े होते कहा था। और उसी के साथ वो सब भी। हमें ये सब बहुत एहतियात से करना होगा फरहाद, और उससे भी ज्यादा होशियारी की जरूरत तुम्हें है मुस्तफा। मास्टर ने दोनों को एक साथ मुखातिब किया था। मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा मास्टर, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अटल लहजा था। तुम्हारी जान बहुत कीमती है भाई, और मैं तुम्हारी जान को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। ये वाजिद के अल्फाज थे, जिस पर वहां मौजूद हर शख्स मुस्कुराया था। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है मुस्तफा। मुझे उम्मीद है कि आगे भी तुम मजबूत रहोगे। मास्टर ने अपना हाथ फरहाद की जानिब बढ़ाया था, जिसने मुस्तफा और वाजिद के मुंह खोल दिए थे। मास्टर को तो इसके हाथ नहीं तोड़ने चाहिए। मुस्तफा ने वाजिद के कान में सरगोशी की थी। वो मास्टर है, जानते हैं कि उन्होंने उसके हाथ तोड़ दिए तो शहजाद शाह के हाथों में हथकड़ी कैसे लगेगी। वाजिद ने धीमी आवाज में कहा था। लेकिन परेशान मत हो, शहजाद शाह को हथकड़ी लग जाने के बाद वो सबसे पहला काम इसका हाथ तोड़ने का ही करेंगे। और वाजिद की बात पर मुस्तफा के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई थी। आखिर चाहता तो मुस्तफा भी यही था। मेरी जंग मेरी जमीर से है नाइशा, और इस जंग में फतह हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा बिना डरे। और इसी के साथ फरहाद ने मास्टर का हाथ थामा था। गुड। उसी के साथ फरहाद वहां से जा चुका था, जबकि मास्टर मुस्तफा की जाने मुतवज्जा हुए थे। किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मुस्तफा, वो वहां अकेली है। अपनी जान को उसने सिर्फ हमारे कहने पर खतरे में डाला है। मास्टर ने उसे एक और बार समझाना जरूरी समझा था। मैं ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा जो उसके लिए खतरा बने। हतमा अंदाज में कहा था। आमीन। और इसी के साथ मुस्तफा भी वहां से जा चुका था, जबकि मास्टर का रुख वाजिद की जानिब था। रात एक न्यूज लीक हो जानी चाहिए, और इसके बाद मुस्तफा की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है वाजिद। मुझे उस पर बिल्कुल भी शक नहीं है। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना काम मुकम्मल करेगा, लेकिन मुझे उसकी जान की परवाह है, और इसलिए तुम उसकी हिफाजत करोगे। आप फिक्र मत करें मास्टर, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ जाओ तुम भी। और वाजिद के जाने के बाद मास्टर ने गहरी सांस ली थी। इट्स योर टर्न। जेब से मोबाइल निकालकर अमल का नंबर डायल किया था, जबकि दूसरी जानिब अपने कमरे में बैठी अमल ने फौरन कॉल रिसीव की थी। 3 दिन से उसी के इंतजार में तो बैठी थी। हेलो। बेचैन सी अमल की आवाज पर मास्टर के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई थी। लगता है मेरी कॉल का बेचैनी से इंतजार था किसी को। खुश फहमी है तुम्हारी मास्टर।
साफ इनकार हुआ था। हकीकत से और कितना नजरें चुराओगी अमल, कभी ना कभी तो सामना करना ही है तुमने। हकीकत ही तो देख रही हूँ मास्टर, और हकीकत शहजाद शाह है, संजीदगी से जवाब आया था। फिक्र मत करो, तुम्हारी ये हकीकत कल अंजाम को पहुंचने वाली है और एक नई हकीकत को का आगाज बेहद करीब है अमल। और मास्टर के जवाब ने उसे सब समझा दिया था। तो वक्त आ गया, हाँ वक्त आ गया, अब जाओ और आज रात एक और मीठा बनाओ। इसी के साथ कॉल कट हो गई थी और अमल होंठों पर मुस्कुराहट लिए बाहर की जानी पड़ी थी। उसे आज शाम एक और मीठा बनाना था, शहजाद शाह के लिए एक खास मीठा। वो अपनी स्टडी में बैठे मुसलसल एक नंबर डायल कर रहे थे, मगर जाने क्यों नंबर लग ही नहीं रहा था। आज 3 दिन हो गए थे फरहाद को गायब हुए। आखिरी बार मिलने वाली इतला के मुताबिक वो बहुत बुरी हालत में अस्पताल ले जाया गया था। शायद उसकी बहन उसे लेकर गई थी, 2 गोलियां लगी थी उसे, मगर कैसे ये किसी को भी मालूम नहीं हो सका था। और फिर अचानक 3 दिन पहले वो अस्पताल से गायब हो गया और कहाँ गया ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। और ऊपर से उसका नंबर भी बन जा रहा था। फरहाद, फरहाद कहाँ हो तुम, कहाँ हो? मोबाइल को मेज पर पटकते हुए कहा था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कम इन। कुर्सी पर सीधे होते हुए उन्होंने आने वाले को इजाजत दी थी। एक आदमी ब्लैक पैंट कोट पहने अंदर दाखिल हुआ और सीधा उनके सामने आ खड़ा हुआ। क्या खबर है? संजीदगी से पूछा था। वो अपने फ्लैट में आ गए हैं, अकेले हैं, उनकी बहन भी उनके साथ नहीं है बॉस। मशीनी अंदाज में जवाब आया था। और उसका मोबाइल क्यों बंद है? टूट गया है शायद। शायद? वो एकदम धाड़ते हुए खड़े हुए थे। क्या शायद की गुंजाइश दी है मैंने तुम्हें? 3 दिन बाद तुम ये शायद लेकर मेरे सामने आए हो। वो फौरन इस पर बरस पड़े थे जबकि वो सर झुकाए खड़ा था। सॉरी बॉस, मैं सब मालूम करता हूँ, किसी काम के नहीं हो लोग तुम लोग, दफा हो जाओ यहाँ से। और शहजाद शाह की इस धाड़ पर वो उल्टे पांव बाहर निकला था जबकि लाउंज के कोने में खड़ी अमल के होंठों पर एक मानाखेज मुस्कुराहट आई थी। इनका हाल तो ट्रेलर देखने से पहले ही खराब हो गया। आगे क्या होगा तुम्हारा शहजाद शाह? मानाखेज मुस्कुराहट के साथ कहते हुए स्टडी की जाने बढ़ी थी जबकि जोया जिसके कानों में उसके अल्फाज पहुंच चुके थे अब उसके पीछे आई थी। दरवाजे पर होने वाली दोबारा दस्तक ने शहजाद शाह को मजीद गुस्सा दिलाया था। क्या है? चिल्लाते हुए पलटे थे मगर सामने खड़ी अमल को देखकर उन्हें खुद को काबू में रखना पड़ा। तुम आओ बैठो। होंठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए उन्होंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था। मैंने कस्टर्ड बनाया, सोचा आपके लिए ले आऊं। कस्टर्ड मेज पर रखकर वो उनके सामने खड़ी कह रही थी। और आज ये मीठा तुमने किस खुशी में बनाया है? क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिर मुझे मेरे माँ बाप का कातिल जो मिल गया। और अमल के अल्फाज पर शहजाद शाह ने चौंक कर उसे देखा। कुछ था आज अमल के अंदाज में, कुछ नया था। अच्छा कैसे? कौन है वो? माथे पर पसीना लिए पूछा था जबकि अमल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। फरहाद नाम है उसका, सुना है आपका, बहुत काबिल एतमाद शख्स है वो। और एक कदम उसकी जाने पड़ी थी उसकी आंखों में देखते हुए। ये कैसे हो सकता है फरहाद? वो ऐसा क्यों करेगा? वो इस वक्त हैरत की इंतहा पर थे। फरहाद के बारे में उन्हें कैसे मालूम हुआ? ये सब कैसे हो गया था? ये तो हो चुका है शहजाद शाह, तुमने ठीक कहा। फरहाद ऐसा क्यों करेगा? लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा क्यों करेगा। वो एक कदम और आगे हुई थी, अब उसके बिल्कुल मुकाबिल थी। वो ऐसा अपने बॉस के कहने पर करेगा, वो ऐसा तुम्हारे कहने पर करेगा। शहजाद शाह, तुमने मेरे माँ बाप को कत्ल करने के लिए उसे हायर किया और उसने अपनी जॉब मुकम्मल की। और अमल का एक एक लफ्ज शहजाद शाह पर बिजली बनकर गिर रहा था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं अपने भाई का कत्ल क्यों करूंगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो एक बार फिर दाड़े थे। आवाज नीचे शहजाद शाह, आवाज नीचे रखकर बात करो वरना सब सुन लेंगे, सब जान लेंगे कि किस तरह तुमने मेरे बाबा मामा को जिंदा जला डाला, किस तरह तुमने मुझे मारने की आखिरी हद तक कोशिश की। और तुम्हें कैसे क्या लगा? मैं कुछ नहीं जानती, मैं सब जानती हूँ शहजाद शाह। मेरे बाबा मरने से पहले मुझे सब बता गए थे। तुमने 1 महीने तक उन पर नजर रखी और मौका मिलते ही तुमने घर में आग लगवा दी। तो तुम सोच रहे थे कि हम तीनों मर जाएंगे और किस्सा खत्म, मगर मैं बच गई क्योंकि मैं उस वक्त घर में थी ही नहीं। और उसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं आया। तुमने मुझे मरवाने के लिए फरहाद को दोबारा ऑर्डर किया। मैं जहां मिलूं मुझे खत्म कर दे, मगर वक्त का खेल देखो शहजाद शाह। मैं तुम्हारे बेटे से टकरा गई और वो बेचारा मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। तुम्हें क्या लगता है शहजाद शाह? उसने एक बार फिर सामने खड़े उस शख्स की आंखों में झांका जहां खौफ और हैरत थी। तुम्हारे बेटे से शादी क्यों की मैंने? हाँ, सिर्फ तुम तक पहुंचने के लिए। सोचो जरा शहजाद शाह, जब उसे सब मालूम होगा कि तुम्हारा क्या होगा? कौन बचाएगा तुम्हें? अब तो मेरे पास सबूत भी है फरहाद, वो मेरे पास है शहजाद शाह। और अब वक्त आ गया तुम्हारे बेटे को तुम्हारी हकीकत मालूम हो जाए। कहते साथ एक मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली थी। तुम? और शहजाद शाह एक भूखे शेर की तरह उसके जाने पड़ा, उसका गला दबाकर तेजी से दीवार के साथ लगाया था।
तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, और अगर तुमने अपनी जबान खोली तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा मैं तुम्हें। अमल अपनी लाल सुर्ख आंखों से उसे घूरते हुए वो लफ्ज चबा चबा कर कह रहे थे, जबकि अमल के होंठों से मुस्कुराहट अब भी कम नहीं हुई थी। मार तो मुझे शहजाद शाह, क्योंकि अगर मैं जिंदा रही तो खामोश नहीं रहूंगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है मेरी गर्दन पर तुम्हारे हाथों के निशान मेरे लिए एक और सबूत का काम करेंगे। और अमल की बात पर जैसे शहजाद शाह को करंट लगा था, वो फौरन से दूर हुआ था। ये वो क्या कर रहा था? वो उसे अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता था, ऐसा करने से वो पकड़ा जा सकता था। उसे कुछ और करना था, कुछ और सोचना था। बाय द वे, उसने देखा अमल पर मेज पर रखे टीवी रिमोट की जानिब बढ़ी थी। लगता है तुमने इस वक्त ही ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखी, कहते साथ उसने टीवी ऑन किया था और सामने के मंजर ने शहजाद शाह के पैरों तले जमीन खींच ली थी। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं यहाँ इस घर में तकरीबन 1 साल पहले आग लगी थी और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक घर में इस वक्त कोई फर्द नहीं था। लेकिन आज पुलिस को 2 इंसानों की जली हुई लाशें जिन्हें घर के लॉन में दफन किया गया था मिली हैं। बॉडीज के जल जाने और इतने महीने गुजर जाने की वजह से उसकी निशानदेही नहीं हो सकी, मगर अब तक की इतला के मुताबिक एक मर्द और औरत है। हम आपको फिर बताते चले नाजरीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस घर के लॉन से पुलिस को न्यूज एंकर आगे भी कह रहा था। स्क्रीन पर घर का लॉन और वहां से निकाली गई बॉडी धुंधलाई दिखाई जा रही थी। अमल की आंखों से आंसू एक बार फिर रवा थे, जबकि शहजाद शाह अपनी जगह सकते में आ गया था। वो एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजर नहीं हटा पा रहा था। उस एक रात में तुमने मेरे माँ बाप को कहां से कहां पहुंचा दिया शहजाद शाह। अमल की भीगी हुई आवाज शहजाद शाह को इस सकते से बाहर लाई थी। नजरों का रुख अब अमल की जाने मुड़ा था, जो अपने आंसू साफ करके एक बार फिर पूरी बहादुरी के साथ उसके सामने खड़ी थी। आज मैं तुम्हें एक रात देती हूँ, बस ये एक रात है तुम्हारे पास शहजाद शाह, और कल का सूरज तुम्हें जलाकर राख कर देगा। बस ये एक रात। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने एक आखिरी बात कही थी, जबकि शहजाद शाह बस उसे देखता रह गया था। जोया ने देखा अमल स्टडी से बाहर निकलकर अपने ऊपर के कमरे में जा रही थी, आंखों में आंसू लिए। मान गए अमल, बहुत बहादुर हो तुम, कहकर वो किचन की जानिब आई थी, जहां उसने अमल के लिए एक कप कॉफी तैयार करना था अपने हाथों से। अब अगर स्टडी की जानिब आओ तो वही शख्स दोबारा स्टडी के अंदर आया था और मेज का सारा सामान जमीन पर गिरा देखकर वो थोड़ा घबरा गया था। बॉस, अपना सर झुकाकर उसने शहजाद शाह को मुखातिब किया था, जो खिड़की के जानिब रुक किए खड़ा था। सुबह का सूरज निकलने से पहले मुझे फरहाद की मौत चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ चंद घंटे हैं। और जहां शहजाद शाह के ऑर्डर पर वो हैरान हुआ था, वहीं उनकी आवाज की संजीदगी से वो भी जान गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है। काम हो जाएगा बॉस, वो कहकर वहां से जा चुका था, जबकि शहजाद शाह अपनी जगह खड़ा आगे के बारे में सोचने में मगन था। 3 दिन हो गए थे उससे फरहाद से मिले हुए, जाने वो अचानक कहाँ गायब हो गया था। और फिर आज अहमद ने बताया कि वो वापस अपने फ्लैट में आ गया है, मगर वो इससे सुबह मिलने का कह रहा था। अभी वो आराम करना चाहता था। ठीक है, अगर वो आराम करना चाहता है तो, मगर जो चीज उसे परेशान कर रही थी वो ये कि आखिर वो इतने दिन कहाँ गायब था। मोबाइल पर होने वाली बेल उसे सोचों की दुनिया से बाहर लाई थी। बोडो कॉल रिसीव करते साथ उसने कहा था, तुमने आज की न्यूज देखी? किचन शेल्फ पर बैठी जोया ने कहा था। नहीं, क्यों? माया कुछ उलझी थी। देखो जरा। जोया की बात पर माया ने बेड से रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया था और उसके सामने के मंजर उस पर बिजलियां गिरा दी थी। ये क्या था? ये क्या हो रहा था? ये कैसे हुआ? वो बस इतना ही कह पाई थी। टीवी पर टिकी उसकी नजरें हैरान थी। तुम्हारे भाई का दिया हुआ सरप्राइज है ये, और ताया इस वक्त बहुत परेशान है। आई कांट बिलीव दिस। वो ऐसा कैसे कर सकता है? माया को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। देखो डियर, ऐसा तो वो अब कर चुका है, और सच पूछो तो हम दोनों के हक में बहुत अच्छा हुआ है ये। वो कैसे? वो उसकी बात समझी नहीं थी। ताया ने अमल को कत्ल करने की धमकी दी, और इस वक्त अगर अमल कत्ल हो जाती है तो बताओ जरा कातिल कौन हुआ? एक माना खेज मुस्कुराहट के साथ जोया ने कहा था, शहजाद शाह। अब माया उसकी बात समझ चुकी थी। तो वक्त आ गया है डॉक्टर माया अपने प्लान पर अमल करने का। उसी के साथ जोया ने कॉल कट कर दी थी, जबकि दूसरी जानिब मौजूद माया के होंठों पर भी मुस्कुराहट आई थी। वक्त आ गया है अमल, वक्त आ गया, खुद से कहते उसने टीवी ऑफ किया था। उस अंधेरी रात में जहां फरहाद अपने फ्लैट के कमरे में सो रहा था, वहीं बाहर एक शख्स ब्लैक पैंट कोट पहने अपने मास्टर की से उसके फ्लैट में दबे पांव दाखिल हुआ था। दूसरी जानिब आओ तो कॉफी के कप से भाप उड़ाती दिखाई दे रही थी, जबकि पास खड़ी जोया ने उस भाप निकलती कॉफी के कप में एक छोटी सी शीशी में मौजूद कोई दवाई डाली थी। भाप अब भी निकल रही थी। कप को हथेली से पकड़कर उसने अपने चेहरे के सामने किया। इस जालिम दुनिया से तुम्हारी निजात मुबारक हो अमल। होंठों पर मुस्कुराहट सजाए वो अमल के कमरे की जानिब आई थी। वो शख्स अब दबे पांव फरहाद के कमरे की जानिब बढ़ रहा था। कमरे के करीब पहुंचकर उसने अपने कोट के दाएं जानिब हाथ लगा महसूस किया। अंदर कोई सख्त चीज थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे निकाला और एक ब्लैक कलर की चमकती हुई गन थी। उसने अमल
अमल के कमरे का दरवाजा नॉक किया मगर अंदर से कोई जवाब न पाकर वो अंदर दाखिल हुई थी। उसने देखा वो खिड़की से बाहर आसमान की जानिब किसी गहरी सोच में गुम थी। कॉफी? अमल के पास पहुंचकर उसने कॉफी का कप उसके जानिब बढ़ाया था। थैंक्स। कप थामते हुए अमल ने कहा और दोबारा बाहर की जानिब मुतवज्जा हो गई थी। कुछ परेशान लग रही हो? मैंने सोचा शायद तुम्हें मेरी जरूरत हो। मुझे सिर्फ तन्हाई की जरूरत है जोया, प्लीज। उसकी जानिब देखे बिना उसने कहा था। ओके, मगर कॉफी पी लेना, तुम्हारे माइंड फ्रेश करने में मदद करेगी। वो मुस्कुराकर कहती हुई दोबारा कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ी थी मगर बाहर निकलने से पहले उसने पलट कर देखा। अमल ने कॉफी का पहला घूंट ले लिया था। उस शख्स ने फरहाद के कमरे का दरवाजा खोला था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। दरमियान में रखे बेड पर फरहाद सो रहा था। शायद ये उसकी दी हुई दवाई का असर था वरना फरहाद तो एक आहट से ही उठ जाता था। वो शख्स अब दबे कदमों से बेड के जाने पड़ा। उसके करीब आते उसने गहरी सांस लेकर गन का रुख फरहाद के सर की जानिब किया। अमल ने कॉफी का कप तेज मेज पर रखा। न्यूज में अपना घर और अपने मामा बाबा की बॉडीज देखने के बाद वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। दिल जिसे दर्द से कराह रहा था वो तड़प रही थी। उसने कप मेज पर रखकर अब अपना रुख स्टडी की जानिब किया था। वो उस वक्त खुद को मसरूफ करना चाहती थी मगर अचानक ही उसे रुकना पड़ा। जाने क्या हो रहा था। उस शख्स ने गन के ट्रैगर पर अपनी उंगली रखी थी मगर इससे पहले कि उसे दबा पाता कमरे में तेजी से आते मुस्तफा ने उसका बाजू पकड़कर घुमाया था। वो अब उसके हाथ से गन लेने की कोशिश कर रहा था मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। उसने अपने दूसरे हाथ से मुस्तफा के पेट पर मुक्का मारा था और इस एक झटके से फौरन नीचे गिरा था जबकि उस शख्स ने गन का रुख मुस्तफा एक बार फिर फरहाद की जानिब किया था। अमल ने महसूस किया उसका जिस्म कांप रहा था, उसे जैसे कोई करंट उसमें दौड़ रहा हो। अचानक उसे अपने गले में दर्द की टीस महसूस हुई और कुछ कहना चाह रही थी मगर शायद उसकी आवाज भी कहीं गुम हो गई थी। दर्द बढ़ रहा था और अब सर की जानिब रास्ता बना रहा था। उसे महसूस हुआ आसपास का माहौल धुंधला रहा है। उसे महसूस हुआ जैसे टांगों से जान निकल गई है। वो अचानक ही मुंह के बल नीचे गिरी थी और एक बार फिर से ट्रैकर दबाने लगा था मगर मुस्तफा ने तेजी से आकर उसका हाथ पकड़कर दोबारा गन उसके हाथों से लेने की कोशिश की थी। गिरफ्त अब भी मजबूत थी मगर दोनों में से कोई भी इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उस शख्स ने इस बार अपने बाजू को कोना मुस्तफा के मुंह पर मारा था। वो तड़प कर पीछे हुआ। उसके होंठों से अब खून निकल रहा था। बहुत शौक है इसे बचाने का, अब उसके साथ तुम भी मरोगे। अब उस शख्स ने अपनी गन का रुख मुस्तफा की जानिब किया था जबकि मुस्तफा ने एक बार फिर उसे थामा था। दोनों अपनी पूरी जान लगा रहे थे। गन का रुख अब मुस्तफा के पेट पर था। मुंह के बल गिरने से उसके सर पर चोट लगी थी मगर दर्द ये चोट नहीं बल्कि गले में उठती हुई टीस दे रही थी। उसका पूरा जिस्म अब भी कांप रहा था। आंखें सुर्ख हो रही थी। वो चीखना चाहती थी मगर आवाज कोसों दूर थी। उसे महसूस हुआ उसके वजूद से जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है। उसे महसूस हुआ कोई दरवाजा खोलकर उसकी जानिब भागता हुआ है। गन का रुख मुस्तफा के पेट पर था मगर इससे पहले कि मुस्तफा उसे मोड़ पाता ट्रैगर दबाया गया था। बस एक पल की बात थी और सब रुक गया था। फायर की आवाज ने जहां फरहाद को इस नशे से बाहर लाया था वहीं मुस्तफा अपनी जगह रुक गया था, ऐसे जैसे जिस्म साकत हो गया हो। मुस्तफा मुस्तफा उसे कहीं से वाजिद की आवाज सुनाई दी थी मगर वो बस देख रहा था अपने सामने खड़ी मौत को। अमल अमल ये क्या हुआ? अमल तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? वो इस धुंधलाते मंजर में किसी को खुद पर झुकते महसूस कर रही थी। अपने गाल थपथपाते महसूस कर रही थी। वो उसे देख नहीं पा रही थी मगर ये आवाज वो लाखों में भी पहचान सकती थी। आंखें बंद कर मत करना अमल, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो। ऐसा नहीं कर सकती तुम मेरे साथ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। खुदा के लिए अमल आंखें खोलो। वो उसकी बात मानना चाहती थी मगर उसकी पलकें बहुत भारी हो रही थी, इतनी कि वो ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो उससे कुछ कहना चाहती थी मगर उसकी आवाज कहीं गुम हो गई थी और उसकी जान भी। प्लीज अमल, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो अमल, प्लीज। वो इससे इल्तिजा कर रहा था। वो तड़प रहा था मगर इस तड़प को सुनने वाला कोई नहीं बचा था। अमल की गर्दन झूल गई, जिस्म से जान निकल गई थी। उसके हाथ जमीन पर गिर चुके थे। वो बेजान हो गई थी। अमल और नाइल शाह की दिल खराश चीख ने हवेली की तरफ दीवार हिला कर रख दिए थे। सुबह का सवेरा आहिस्ता आहिस्ता 400 फैल चुका था। जहां लोग अपने दफातर, बच्चे अपने स्कूल और खवातीन किचन के कामों में मसरूफ हो चुकी थी, वहीं अपने पूरी शान और शौकत से खड़ी इस हवेली के बाहर प्रेस का एक मजमा लगा था। तकरीबन हर चैनल के रिपोर्टर अपने कैमरामैन और माइक के साथ अपने चैनल पर लाइव रिपोर्टिंग देने में मसरूफ थे। हर एक की जबान पर एक जैसे ही अल्फाज थे जो कि कुछ ऐसे थे। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ शहजाद शाह के रिहाइशगाह के सामने खड़े हैं। कल रात इस घर के लॉन से मिलने वाली डेड बॉडीज की निशानदेही कर दी गई है, जिससे मालूम हुआ है कि वो बॉडी शहजाद शाह के भाई जहांगीर शाह और अपनी बीवी की हैं।
जी नाज़रीन, ये जानकर आप सबको हैरत होगी कि वो घर और बॉडीज शहजाद शाह के भाई जो कि कुछ साल पहले लापता हो गए थे उनकी और उनकी अहलिया की हैं। पुलिस से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक इस घर में आग लगाने के लिए एक फरहाद नामी शख्स को हायर किया गया था जिसने खुद कलवार सरेंडर कर दिया और इसी ने उन बॉडीज की शनाख्त बताने के साथ साथ एक हैरान कुन इंकशाफ किया है। जी नाज़रीन, ये हैरान कुन इंकशाफ ये था कि उसे जहांगीर शाह और उनकी फैमिली को कत्ल करने का ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके सगे भाई और एक कामयाब सियासतदान शहजाद शाह है। जी नाजरीन, आपने बिल्कुल सही सुना। एक साल पहले जहांगीर शाह के घर में लगने वाली आग के पीछे कोई और नहीं बल्कि नामवर सियासतदान और उनके भाई शहजाद शाह है। मुलजिम फरहाद ने पुलिस के हवाले वो तमाम सबूत कर दिए हैं जिनसे ये साबित होता है कि उसके कत्ल के पीछे शहजाद शाह है और इन सबूतों की बुनियाद पर शहजाद शाह का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। जी नाजरीन, पुलिस हवेली के अंदर जा चुके और कुछ ही देर में शहजाद शाह को अरेस्ट कर दिया जाएगा। अब अगर इस हवेली के अंदर आओ तो जोया और सादिया बेगम लॉन्च में खड़ी पुलिस को हैरानगी से देख रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे कैसे उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं? सादिया बेगम ने एहतजाज किया था। हमारे पास तमाम सबूत और अरेस्ट वारंट मौजूद है, उन्हें बाहर बुलाएं वरना हमें अंदर जाकर उन्हें लाना होगा। सख्त लहजे में जवाब आया था। ऐसे कैसे हो सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकते। अपने ही भाई को क्यों मारेंगे वो? सादिया बेगम कुछ भी मानने से इनकारी थी। ये तो वो खुद बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती नाइल शाह के बाद ने सबको हिला दिया था। शहजाद शाह, बाहर निकलो, बाहर आओ शहजाद शाह। सादिया बेगम ने पलट कर देखा। नाइल अमर को अपने बाजू में उठाए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। लाल सुर्ख आंखों में गुस्से के शोले लिए तेजी से हर कदम उठाते हुए चीख रहा था। वो शायद ही उसकी आवाज में मौजूद तूफान ही था जिसने शहजाद शाह को अपनी स्टडी रूम से बाहर आने पर मजबूर कर दिया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शहजाद शाह? अपने भाई और भाभी को मारकर तुम्हें सुकून नहीं मिला कि अब तुम मेरी बीवी को मारना चाहते हो? उनके सामने खड़ा वो वहां मौजूद सब लोगों के सरों पर बिजलियां गिरा रहा था। ये तुम क्या कह रहे हो नाइल? सादिया बेगम की जानिब से सवाल किया गया था। ये आप अपने शौहर से पूछें। अमल को जहर दिया इन्होंने। मेरी बात कान खोलकर सुन लो शहजाद शाह, अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम पर दुनिया तंग कर दूंगा। शहजाद शाह धमकाते हुए तेजी से हवेली की जानिब पिछली जाने पड़ा था। अमल को फौरन ट्रीटमेंट देना जरूरी है और सामने मीडिया के होते हुए सब नहीं कर सकता था। मैंने इसे जहर नहीं दिया नाइल, मैंने अमल को नहीं मारा। शहजाद की आवाज पर उसके कदम रुके थे। जो शख्स अपने सगे भाई और भाभी को जिंदा जला सकता है या उनकी बेटी को बार बार मारने की कोशिश कर सकता है वो इसे जहर नहीं दे सकता। शहजाद शाह, गिरफ्तार कर लेने इंस्पेक्टर। मेरी बीवी को इस हाल तक पहुंचाने वाला ये शख्स मुझे जेल के अंदर चाहिए। गिरफ्तार कर लो इन्हें। पुलिस के आदमी अब शहजाद शाह के जाने बड़े थे जबकि मास्टर अमर को लेकर हवेली की पिछले जाने से निकल चुका था जहां वाजिद गाड़ी के लिए उसका इंतजार कर रहा था। जल्दी चलो वाजिद, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अमल को पिछली सीट पर लेटाते हुए उसका सर अपनी गोद में रखते हुए मास्टर ने कहा था जबकि वाजिद गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा गया था। और अब अगर हवेली के मेन गेट पर आओ तो शहजाद शाह के हाथ हथकड़ी में जकड़े थे। दोनों जाने पुलिस उसके बाजू थाम रखे थे। वो शहजाद शाह को तेजी से गाड़ी तक ले जाना चाहते थे मगर उनके सामने आते न्यूज एंकर, उनके कैमरे और उनके माइक्स उनकी रफ्तार को धीमा कर रहे थे। सवालात की बरसात थी जो शहजाद शाह पर की जा रही थी। क्या ये सच है कि आपने फरहाद को कत्ल करने का कहा था? आपने ये सब क्यों किया शहजाद शाह? ऐसी क्या बात होगी कि आपने अपने ही भाई को मार डाला? क्या ये सच है कि आपने अपनी बहू को जहर दिया है? क्या आपको जरा भी खौफ नहीं आया इस सब करते हुए? क्या आप इन सब पर शर्मिंदा नहीं हैं? सुना है आप अपने सियासी मामलात में कामयाबी के लिए भी ऐसी साजिशें की हैं। क्या ये सच है? सवालात की बरसात को इग्नोर करते हुए पुलिस की गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो चुके थे। कुछ देर बाद वो गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवां थी जबकि उसके पीछे मीडिया के लोग भी अब चल पड़े थे। एक हफ्ते बाद ये खाली कमरा था जिसके दरमियान एक मेज रखी गई थी, उसके गिर्द 3 कुर्सियां रखी थी। कमरे की तीनों दीवारें खाली थी लेकिन चौथी दीवार के दरमियान एक बड़ा शीशा लगा था जिसका रंग काला था। यकीनन बाहर का कोई मंजर उससे नजर नहीं आ सकता था मगर बाहर खड़े लोग अंदर के मंजर को देख सकते थे। अब अगर इस कमरे की कुर्सियों पर नजर डालो तो एक कुर्सी पर शहजाद शाह दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए मेज पर झुका बैठा था। नजरें अपने हाथों पर टिकाए वो सामने बैठे ब्लैक सूट पहने बैठे शख्स की बातें सुन रहा था। मुझे यकीन नहीं आता आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? उस शख्स को आपके किए गए हर काम का मालूम है और सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसके पास तमाम सबूत हैं। वो सब कुछ पुलिस के हवाले कर चुका है। अब तो बात मीडिया में भी फैल चुकी है। वो शख्स जो शायद उनका वकील था कह रहा था तो पुलिस से बदलवाओ सबूत, उस फरहाद का मुंह बंद करवा दो। ये काम हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। पैसा इस्तेमाल करो, ताकत इस्तेमाल करो। शहजाद शाह ने उसकी जानिब देखते हुए कहा था। 1 हफ्ता हो गया तो उसे जेल में।
और ये बस वही जानता था कि उसने ये कैसे गुजारा था। आपको क्या लगता है, क्या मैंने ये सब नहीं किया? वकील की बात पर हैरान हुए थे वो। तो अब तक मैं अंदर क्यों हूँ? मेज पर अपना हाथ मारते हुए उन्होंने गुस्से से कहा था, क्योंकि आपके सामने आपका अपना बेटा है शहजाद शाह। वो बहुत पहले से ये सब कर रहा है। पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम उसके साथ मिलकर कई महीनों से आपको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। आपकी हर सांस पर उनकी नजर थी, वो भी लीगली कोर्ट की इजाजत के साथ। उसके अलावा उनके हेड से इस केस को सीक्रेटली हैंडल किया, उनकी इतना सीक्रेटली कि किसी को भी उसकी हवा नहीं लगी। और सारे ऐसे लोग हैं जो ताकतवर होने के साथ साथ ईमानदार भी हैं, और अब उनके हाथ इतने सबूत हैं कि पूरी उम्र आपको इस जेल में रख सकते हैं। और जानते हैं इस केस का हेड कौन है? शहजाद शाह ने सवालिया नजरों से उसे देखा था। क्राइम इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर नाइल शाह। वो शुरू से सब जानता है, सब कुछ है। शहजाद शाह पर आखिरी बिजली गिरी थी जो उस वकील ने गिराई थी, तो वो सब जानता था। तो उनका अपना बेटा ही उनके खिलाफ था, तो वो यहाँ अपने ही बेटे के हाथों पहुंचा था। उन्हें याद आया आखिरी बार नाइल शाह के कहे के अल्फाज, लेकिन अल्फाज से ज्यादा उसकी आंखें, कैसी नफरत थी उसकी आंखों में, कैसा अफसोस था उसकी आंखों में, कैसी शर्मिंदगी थी उसकी आंखों में। और ये पहली बार था, हाँ ये अब तक की जिंदगी में पहली बार था कि शहजाद शाह के दिल में टीस उठी थी। ये पहली बार था कि दिल टूटा था। ये पहली बार था कि दिल दर्द महसूस कर रहा था, वही दर्द जो वो आज तक दूसरों को देते आए थे, वही दर्द जो अपनों के दर्द दूर हो जाने पर होता है, वही दर्द जो धोखे पर होता है, वही दर्द जो अपनों की आंखों में नफरत देखने में होता है, वही दर्द जो अचानक आईना नजर आ जाने पर होता है। आज शहजाद शाह महसूस कर रहा था वो हर दर्द, हर तकलीफ, मगर अब देर हो चुकी थी, बहुत देर। हमारे पास बस एक ही रास्ता है। वकील की आवाज उन्हें सोचों से बाहर लाई थी। रास्ता? क्या अब भी कोई रास्ता है क्या? कैसा रास्ता? आप सब कबूल कर लें, बेहतर ये है कि आपकी कन्फेशन कर लें। उनके पास आप इतने सबूत हैं कि वो आपको फांसी का मुतालबा कर सकते हैं। इस सूरत हाल में अगर आप सब कबूल कर लेते हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि आपकी सजा में रियायत की जाए। फांसी से बेहतर जेल है शहजाद शाह। कम अज कम आप जिंदा तो रहेंगे, और हमें जब भी मौका मिलेगा कुछ सालों बाद, जब लोग ये सब भूल जाएंगे, तो हम आपको यहाँ से गायब करवा देंगे। बस एक यही तरीका है जिससे आपकी जान बच सकती है। वो खामोश हुआ था, और शहजाद शाह की सोच को एक नया रुख मिला था। कुछ सालों की कुर्बानी के बाद अगर आजादी मिल सकती है तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं था। ठीक है, मैं कन्फेशन के लिए तैयार हूँ, मगर मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, उन्होंने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा था। आप इसकी फिक्र न करें, लोग सब भूल कर अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगे, तो एक दिन इस जेल से कई मुलजिम भाग जाएंगे। मानी खेज मुस्कुराहट के साथ वकील ने कहा था। ठीक है, और शहजाद शाह के दिल को कम से कम इतना इत्मीनान तो हो ही चुका था कि अब आजादी का एक रास्ता खुला था, बस थोड़ा सा सब्र। कुछ देर बाद वकील थाने से बाहर निकला और दाएं जानिब खड़े अपनी गाड़ी के अंदर आकर उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। थाने से कुछ दूर जाकर उसने एक साइड पर अपनी गाड़ी रोकी और बैक सीट पर बैठे उस शख्स की जानिब देखा। व्हाइट शर्ट, ब्लू जीन्स पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए, वो संजीदा नजरों से देख रहा था। काम हो गया है, वो हर चीज का इतराफ करने वाले हैं, ब्लैकमेलर से उस शख्स के संजीदा चेहरे को देखते हुए कहा था, जिसके होंठों पर मुस्कुराहट थी धीमी सी। गुड वर्क। अब उसकी जानिब झुका था, उसके कान के बिल्कुल करीब। आज रात तुम मुझे इस मुल्क का चप्पा चप्पा छान लेने की बात भी ना मिलो, धमकी अमेज लहजे में कहा था, जिस पर उसने घबराकर सर हिलाया था। टेक केयर। और इसी के साथ अपनी आंखों से पर लगे ग्लासेस को ठीक करते हुए अपनी पूरी शान और शौकत के साथ मुस्तफा इस गाड़ी से बाहर निकलकर रोड की दूसरी जानिब खड़े बाजिद की जानिब पड़ा था, अपने हाथ की दोनों उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाते हुए होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए। कुछ दिनों बाद शहजाद शाह केस में अदालत ने तमाम सबूतों, मुलजिम फरहाद के बयान और खुद शहजाद शाह के इकबाल जुर्म के बाद शहजाद शाह को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और आपने अपनी टीवी स्क्रीन में ये मंजर देख रहे हैं। अब पुलिस शहजाद शाह सेंट्रल जेल मुंतकिल कर रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शहजाद शाह जो एक सियासतदान भी थे, मगर नामालूम जराये से मिलने वाले कुछ सबूतों ने उनकी सियासत के पीछे छुपे तमाम जराइम का पर्दाफाश कर दिया है। इसके अलावा एक साल पहले जहांगीर शाह, जो कि उनके भाई थे, के घर में मुलजिम फरहाद के जरिए आग लगाकर उन्हें और उनकी अहलिया को कत्ल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा जहांगीर शाह की इकलौती बेटी, जो किसी तरह उस दिन बच निकली थी, उन्हें भी जहर देकर मारने की कोशिश की गई और आज अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। बहुत जल्द उन्हें सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त और टीवी की स्क्रीन पर के साथ ही आवाज भी बंद हो गई थी। फाइनली सब खत्म हुआ, मुस्तफा ने सोफे पर टेक लगाते हुए कहा था। फाइनली हमारा
1 साल की मेहनत रंग ले आई। वाजिद ने मेज से चाय का कप उठाते हुए कहा था, हमारी? उसे हैरत हुई थी, सिर्फ मेरी मेहनत? तुमने क्या किया है? मुस्तफा को तो वाजिद का जरा सी भी क्रेडिट लेना अच्छा नहीं लगा था। इस पूरे किस्से में सबसे ज्यादा अहम काम मैंने ही किए हैं। वाजिद भी मैदान में आ चुका था। अच्छा, और वो अहम काम क्या है? सिवाय ड्राइविंग करने के और लोगों से टकरा कर उनके मोबाइल चुराने के। वैसे बात तो मुस्तफा की भी ठीक है। एक खाई में गिरती हुई लड़की को शुतुरमुर्ग की स्पीड से जाकर बचाना और एक नाकारा इंसान को शहजाद शाह के एक आम से बंदे की गन की गोली खाने से बचाना, तो बोलो जरा, किसी की जिंदगी बचाने से ज्यादा अहम काम क्या हो सकता है? और वाजिद के जवाब पर जहां मुस्तफा का मुंह खुला था, वहीं साथ बैठी अमल भी मुस्कुराई थी। वैसे बात तो ठीक किया वाजिद ने, अगर ये ना होता तो शायद तुम इस वक्त अस्पताल में होते मुस्तफा। अमल ने भी थोड़ा हिस्सा डाला ही था। तो क्या मैंने कुछ भी नहीं किया? मुस्तफा को तो जैसे सदमा लगा था। किया है ना, जी भर के लैपटॉप इस्तेमाल। और वाजिद की बात पर वहां बैठा हर शख्स हंस पड़ा था। अगर मैं जी भर के लैपटॉप इस्तेमाल ना करता तो आज हमारे पास ये सारे सबूत ना होते और ना ही हम ये न्यूज देख रहे होते। मत भूलो कि अपनी जान पर खेल कर मैंने शहजाद शाह की जेब से सबूत निकाले थे। मुस्तफा तो जज्बाती ही हो गया था बेचारा। बेचारा मुस्तफा, ठीक कह रहा है मुस्तफा, वो काम वाकई बहुत खतरनाक था। अमल ने एक बार फिर अपना हिस्सा डाला था। कोई खतरनाक नहीं था, तुमने इस खीर में नींद की दवाई मिलाई थी। अगर तुम ऐसा ना करती तो ये कभी भी हवेली जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मुस्तफा ने एक बार फिर वाजिद को घूरा था, जिसे वो बहुत आराम से इग्नोर कर रहा था। मगर अगर शहजाद शाह वो खीर ना खाता और मुस्तफा वहां से चला जाता तो हालात बदल भी सकते थे। इसलिए मुस्तफा की बहादुरी यहाँ काबिल तारीफ है। वाह अमल, आज तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। मुस्तफा ने मशकूर नजरों से को देखा था, लेकिन सबसे अहम शहजाद शाह के लैपटॉप में मौजूद उनके तमाम इलीगल कामों की मेल्स और फाइल जो इस रात मुस्तफा ने कामयाबी से हासिल की थी, उस पर मुस्तफा तारीफ का हकदार है। इस बार मास्टर की आवाज ने सबको अपनी जाने मुतवज्जा किया था, जो अमल के बिल्कुल सामने ही बैठा था। और फरहाद के मोबाइल में आने वाली शहजाद शाह की तमाम कॉल्स की रिकॉर्डिंग और मैसेजेस हैक करने वाला और फरहाद के मोबाइल पर ट्रैकर लगाने वाला भी मैं ही था। अपना कॉलर ऊंचा करते हुए मुस्तफा ने फखरी अंदाज में कहा था, उस मोबाइल पर जो मैंने ला कर दिया था, और ये आया वाजिद का एहसान। सिर्फ एक टक्कर मारकर, मुस्तफा ने जलकर कहा था। और ये लॉकेट? अमल ने मेज पर रखे लॉकेट की जानिब इशारा किया था। इस लॉकेट पर लगी चिप जिसके जरिए शहजाद शाह की मुझे धमकी दी हुई रिकॉर्ड की गई थी, ये भी तो मुस्तफा का ही कमाल है ना। अमल ने एक बार भी फिर दोस्ती का हक अदा किया था। वाह अमल, तुम्हारी दोस्ती जिसे मैंने खरीदा था। और मास्टर की जानिब से आए इस जवाब ने जहां उन्हें हैरान किया था, वहीं सबके होंठों पर हंसी बिखेर दी थी। आज कितने पुरसकून लग रहे थे सब। लेकिन इन सब में एक और शख्सियत भी है जिसने हमारा भरपूर साथ दिया है, और अगर वो ना होती तो शायद हम ये दिन ना देख पाते। मास्टर के कहने पर जहां अमल मुस्कुराई थी, वहीं मुस्तफा और वाजिद ने हैरानगी से उन्हें देखा था। कौन? सवाल मुस्तफा की जानिब से हुआ था। ये, और मास्टर ने किसी एक जानिब इशारा किया था। सबकी नजरें एक साथ दरवाजे के पास खड़ी माया पर पड़ी थी। तुम? मुस्तफा गुस्से से फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ था। बैठ जाओ मुस्तफा, मास्टर ने कहा था। मगर मास्टर, इसने हमें चीट किया है। माया को घूरते हुए इसने कहा था। इसने हमें चीट नहीं किया मुस्तफा, ये सब एक प्लानिंग थी। और मास्टर के अल्फाज पर मुस्तफा और वाजिद चौंक गए थे। ये कैसे हो सकता है? हाँ आओ माया, अब तुम्हारी बारी है खुद पर फख्र करने की, मास्टर ने मुस्कुराते हुए माया से कहा था, जो मुस्तफा के बिल्कुल सामने रखे सोफे पर अमल के साथ आकर बैठी थी। मैं अपने अंडर काम करने वाले हर शख्स पर नजर रखता हूँ। सबके उठाए एक एक कदम पर मेरी नजर होती है, और ऐसी ही नजर मेरी माया पर भी थी। और मुझे मालूम हुआ कि वो फरहाद से मिली है, वो भी 2 बार। मास्टर ने कहते साथ माया की जानिब देखा था, जो धीमा सा मुस्कुराई थी। और फिर एक रात मास्टर ने मुझे अपने घर की इस बेसमेंट में बुलाया जहां तुम सब कभी गए थे। उसने मुस्तफा की जानिब देखा था, जिसके चेहरे पर हैरानगी थी। माया ने मुझे बताया कि फरहाद बार बार उसे कॉल करके उसे अपनी शर्मिंदगी का इज़हार करता है, और वो चाहता है कि माया उसे माफ कर दे। आखिर वो उसकी बहन है, मास्टर ने कहा था। फिर मास्टर ने मुझसे कहा कि मैं उसे माफ कर दूं। मैं बहुत हैरान हुई थी, मगर फिर मुझे समझ आया कि फरहाद को माफ करके उससे कांटेक्ट में रहने से हमें बहुत सी अहम मालूमात मिल सकती हैं। इसलिए मैंने चुपकर फरहाद से मिलना और इससे बात करना शुरू किया, और इस तरह माया के जरिए हमें फरहाद को दिए जाने वाले शहजाद शाह के हर ऑर्डर का पता लग जाता था, क्योंकि फरहाद हर बात माया से करने लगा था, कभी अपना गुस्सा निकालने के लिए तो कभी उसे इस बात का एहसास दिलाने के लिए। हम सब माया को इस्तेमाल कर रहे हैं, और माया ही थी जिसके बताने पर मैंने वक्त पर अमल और माया को अलग किया, और इस रात अमल की जगह तके रख दिए गए। मास्टर की बात पर मुस्तफा ने अमल की जानिब देखा, जो उसे देख रही थी, मुस्कुराई थी। तुम सब जानती थी? मुस्तफा ने हैरानगी से पूछा था। क्या सब जानना तो सबसे ज्यादा जरूरी था मुस्तफा। अगर मैं सब जानती ना तो जोया का दिया हुआ जहर क्यों पीती? ये एक और इंकिशाफ था जो अमल ने किया था। वो जहर नहीं था, एक खास केमिकल था जिसको कुछ देर के लिए बिल्कुल बेजान कर देने वाला
जिस्म को कुछ देर के लिए बिल्कुल बेजान कर देने वाला, होश से बेगाना कर देने वाला, और देखने वाला समझता है कि जैसे खुदा न करे वो मुर्दा हो। मगर इसकी क्या जरूरत थी मास्टर? मुस्तफा ने हैरानगी से पूछा था। इसकी जरूरत अमल को खैरियत से हवेली से निकालने के लिए थी। इसके अलावा शहजाद शाह को मेरी जानिब से नाउमीद करने के लिए भी ये जरूरी था, और हमारे केस के एक हकीकी लाइव सबूत के लिए भी ये बहुत अहम था। मास्टर की जानिब से आने वाले जवाब ने मुस्तफा को सब समझा दिया था। मगर ये जहर, मेरा मतलब है केमिकल, हवेली तक पहुंचा कैसे? ये एक आखिरी उलझन थी जो मुस्तफा सुलझाना चाहता था। जाहिर है मुस्तफा मुझे जहर देने के लिए सबसे ज्यादा बेताब नाइल शाह की प्यारी कजन ही है, और कौन दे सकता है मुझे जहर? उन्हें हासिल करने के लिए तंजिया लहजे में दिए जाने वाले अमल के जवाब ने सबके होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी, ऑफ कोर्स सिवाय मास्टर के। मुझे मास्टर ने रिमशाई के नाम पर एक खत भेजा था जिसमें उन्होंने मुझे 2 काम दिए थे। एक तो ये कि मैं फौरन फरहाद के पास जाकर वहां के हालात जान सकूं और कोशिश करूं कि फरहाद को अपनी गलती का एहसास हो और वो हमारा साथ देने पर राजी हो जाए। जब ऐसा हो जाए कि जो कि मेरी कोशिश के बिना हो गया, माया ने अमल की जानिब देखा था जिसने नजरों का रुख फेर लिया था, तो दूसरा काम जोया से राब्ता करके इससे अमल को रास्ते से हटाने की प्लानिंग करना था। मैंने वो शीशी दी थी उसे और उसने बहुत सही मौका पर उसका इस्तेमाल किया। मगर रिमशाई ही क्यों? मुस्तफा को अब रिमशाई वाली बात याद आई थी, क्योंकि फरहाद को ये यकीन भी तो दिलाना था ना कि मैं अब सिर्फ उसके साथ हूँ। और माया के आखिरी जवाब ने तमाम उलझने खोल दी थी। सब साफ आईने की तरह बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था। तुम इन सब में सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई है माया। हमारा साथ देने के लिए तुमने अपने भाई के खिलाफ काम किया है। पहली बार वाजिद ने सब में कुछ कहा था। नहीं वाजिद, मैंने सबसे पहले अपने भाई का ही साथ दिया, और अपनों का साथ उनके गलत कामों पर उन्हें एहसास दिलाना होता है, ना कि उनकी ज्यादतियों की हौसला अफजाई करना। इसलिए फरहाद को ये मैंने किया ताकि उसे सुकून मिल जाए, उसके ज़मीर को सुकून मिल जाए, ताकि वो शहजाद शाह की कैसे रिहा हो जाए। वो हो गया। उस 4 दीवारी में भी वो आज़ाद है आज, माया ने अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए कहा था। और वैसे भी अमल ने यहाँ हम सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाई है। शहजाद का जिस बहादुरी से अमल ने सामना किया और जिस बहादुरी से इसने सब जानते हुए भी वो कॉफी पी अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि अमल जैसी बहादुरी किसी और लड़की में नहीं हो सकती। माया ने अमल के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि अमल ने मास्टर की जानिब देखा जो उसे ही देख रहा था बहुत गौर से। और मास्टर जैसी अक्लमंदी भी किसी और के पास नहीं हो सकती। क्या कमाल की प्लानिंग की थी मास्टर की। मान गए बॉस। मुस्तफा ने मास्टर को सल्यूट पेश किया था, जबकि एक बार फिर वहां मौजूद हर इंसान हंस पड़ा था, और जाने कितने ही अरसे बाद वो इतना खुलकर हंसे थे, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी टेंशन के। कुछ देर बाद वहां एक बार फिर खामोशी छा गई थी। सबकी नजरें मास्टर से अमल और अमल से मास्टर की जानिब उठ रही थी। दोनों ही बिल्कुल चुप हो गए थे। दोनों ही अपनी अपनी सोचों के जहां में गुम हो गए थे। मुस्तफा ने वाजिद को जाने का इशारा किया था। मैं जरा अभी आया कहकर फौरन बाहर जा चुका था। मुझे एक काम याद आ गया है, चलता हूँ मास्टर। मुस्तफा भी कहकर पतली गली से निकल चुका था। अब बची माया। मैं जरा किचन के हालात देख लूं। एक फजूल सा बहाना करके माया भी वहां से जा चुकी थी। अब यहाँ अमल और मास्टर अकेले रह गए थे अपनी खामोशी के साथ। वो दोनों एक साथ कहा था मैं एक बार फिर दोनों ने एक साथ कहा था। दोनों जाने क्यों इतना घबरा रहे थे। तुम कहो, मास्टर ने कहा था, और ये बस वही जानता था कि इस वक्त उसका दिल कितनी दुआएं मांग रहा था। लॉन में जाकर बात करें, अमल ने कहा, और मास्टर फौरन खड़ा हुआ था जैसे उसके हुक्म का गुलाम हो। कम से कम लग तो ऐसा ही रहा था। चलो। वो दोनों खामोशी से लॉन में आए थे। अंधेरा काफी हद तक फैल चुका था, मगर आज मौसम बहुत खुशगवार था। हल्की बारिश के साथ ठंडी हवा चल रही थी। तुम कुछ कह रही थी। कुछ देर तक उसके बोलने का इंतजार करने के बाद मास्टर ने पूछा था, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया मास्टर। और अमल के अल्फाज ने मास्टर के पैरों तले जमीन खींच ली थी। दिल एकदम रुक गया था, सांस लेना एकदम मुश्किल हो गया था। वो क्या कह रही थी? सब जानते हुए भी, उसके इजहार के बाद भी उससे अलग होने की बात कह रही थी। ऐसे कैसे कर सकती है वो? क्या मतलब? और वही जानता था कि किस दिल से उसने ये सवाल किए थे। आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया और इसी के साथ उसके रूल्स भी, और अमल के अल्फाज उस पर बिजली बन कर गिरे थे। लेकिन वो रुकी थी। लेकिन वो बेचैनी से पूछा गया था। मैं चाहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट से सारे रूल्स हटाकर उसकी एक्सपायरी डेट फॉर एवर कर दी जाए। और मास्टर जैसे सुन हो गया था। कुछ पल तक वो बस उसे तकता रहा था, जैसे उसके अल्फाज समझने की कोशिश कर रहा था। और जब समझ आने लगे तो कानों पर यकीन नहीं आया। मतलब फॉर एवर, हमेशा? उसके कंधों से थामते उसने बेयकीनी से पूछा था, जबकि अमल उसकी हालत पर मुस्कुराई थी। फॉर एवर। मुझे ये दरख्त, इस दरख्त पर होने वाली ये बारिश, ये पहाड़ और तुम्हारा साथ
सब फॉर एवर चाहिए, क्या मिलेगा? शरारती मुस्कुराहट के साथ अमल ने पूछा था और मास्टर ने उसे थामकर जमीन से ऊपर उठाकर घुमाना शुरू किया था। यस 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 माय स्लीपिंग ब्यूटी, ये दरख्त, ये बारिश, ये बहार और ये मास्टर, सब तुम्हारा है, फॉर एवर फॉर एवर। वो चीख कर उसे घुमाता हुआ कह रहा था। नाइल क्या कह रहे हैं, उतारे मुझे, सब देख लेंगे, वो घबराते हुए कह रही थी, जबकि मास्टर रुकने को तैयार नहीं था। सुनने दो, सब कुछ सुन लेने दो, क्या अब हम साथ हैं, फॉर एवर, वो एक बार फिर चिल्लाया था और हम सब ने सुन लिया। और इसी के साथ एक पूरी फौज उनकी तरफ दौड़ती हुई आई थी, जबकि मास्टर ने अमल को फौरन नीचे उतारा था। 2 महीने बाद ये खाली कमरा था, जिसके दरमियान एक मेज, जिसके इर्द गिर्द 2 कुर्सियां रखी थी, जिसके एक तरफ फरहाद जबकि सामने माया बैठी थी। दोनों के चेहरे पर संजीदगी वाज़िह थी। पूरे 2 महीने 9 दिन बाद तुम्हें देख रही हूँ। सोचा था तुम इस जगह बहुत बेचैन होगे, मगर ये इत्मीनान कैसा है तुम्हारे चेहरे पर फरहाद? फरहाद, काफी देर से मौजूद उस शख्स खामोशी को माया के सवाल ने तोड़ा था। जमीर का इत्मीनान है माया, जब जमीन पुरसकून होता है तो इंसान किसी भी कैद में इत्मीनान हासिल कर ही लेता है। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा था। माया ने देखा उसकी मुस्कुराहट में कुछ भी बनावटी नहीं था। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ फरहाद, तुमसे मिलने का दिल चाहता है मेरा, मगर तुम ऐसा नहीं चाहते। आंखों में नमी साफ करते हुए माया ने कहा था। मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगा माया, बहन हो तुम मेरी। उसके साथ हाथ थामते हुए फरहाद ने कहा था। तो फिर अहमद से क्यों कहा तुमने कि मुझे यहाँ ना आने दे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो माया, तुम हर रोज यहाँ नहीं आ सकती, समझने की कोशिश करो, ये कैद उम्र भर की है। तुम्हें आने से मना नहीं कर रहा, मगर जल्दी मत आओ प्लीज, फरहाद ने उससे रिक्वेस्ट की थी, जबकि माया ने समझ के सर हिलाया था। तुम फिक्र मत करो, मैं वापस इस्लामाबाद जा रही हूँ, अब एक लंबे अरसे बाद आऊंगी, मुस्कुराकर कहते हुए उसे इन्फॉर्म किया था। हमेशा खुश रहो मेरी बहन, फरहाद ने दिल से दुआ दी थी। कुछ देर बाद वो मुस्तफा के साथ गाड़ी में बैठी अपनी मंजिल की जानिब जा रही थी। तो फिर तुमने क्या सोचा? काफी देर की खामोशी के बाद मुस्तफा ने कहा था। किस बारे में? खिड़की से बाहर देखते हुए माया ने पूछा। तारीख के बारे में। माया ने उलझकर उसकी जानिब देखा था। आखिर ये क्या कह रहा है? कैसी तारीख मुस्तफा? हमारी शादी की तारीख। मैंने सोचा कि नेक्स्ट वीक का जुमा ठीक है, तुम क्या कहती हो? और मुस्तफा की मासूमियत से कहे के सवाल ने माया को हैरान कर दिया था। ये तुम क्या कह रहे हो? अब उसके कानों पर यकीन ना करने की बारी माया की थी। मतलब ये डियर माया कि शादी नेक्स्ट फ्राइडे ठीक है, या फिर तुम कहो तो हम कल ही शादी कर सकते हैं, कंधे उचकाते उसने बेफिक्री से कहा था, जैसे कोई आम सी बात हो, जबकि माया बस यकटक उसे देखी गई थी। ठीक है फिर हम कल कर लेते हैं, उसे खामोश पाकर मुस्तफा ने कहा था। नजरें मुकम्मल तौर पर रास्ते पर थी। नेक्स्ट फ्राइडे ठीक है, धीमी आवाज में कहते हुए माया ने खिड़की जाने मुंह फेर लिया था। सॉरी, क्या कहा आपने? अब कान खराब होने के बारे मुस्तफा की थी। जाने आजकल सबके कान क्यों खराब हो रहे हैं। नेक्स्ट फ्राइडे ठीक है मुस्तफा, इस बार माया ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा था। आई लाइक इट। यानी फाइनली कान ठीक हो गए थे। जबकि अमल खिड़की से बाहर देखती मुस्कुराई थी, एक हकीकी मुस्कुराहट। जबकि यहाँ से कुछ दूर अमल की आंखों में पट्टी बांधे मास्टर ने खोली थी। आहिस्ता से आंखें खोलते हुए अमल ने सामने मौजूद अपने इस घर को देखा, जो अब बिल्कुल नया लग रहा था। पुराने वाक़े का कोई निशान तक उसमें ना था। अमल ने हैरान होकर सामने खड़े मास्टर की जानिब देखा था। कैसा लगा हमारा नया घर? उसे कंधे से थामते हुए मास्टर ने पूछा था। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल पहले जैसा, अमल ने सामने देखते हुए कहा था। और अब हम दोनों इसे मज़ीद खूबसूरत बना देंगे। बहुत कड़वी यादें इस घर से जुड़ी हैं अमल, क्या मेरे साथ मिलकर इस जगह नई खूबसूरत यादें बनाओगी? वो सवाल कर रहा था उसकी आंखों में देखते हुए। इंसान का माजी कितना ही भयानक क्यों ना हो, उसका हाल कितना ही बुरा क्यों ना हो, चीज़ों से जुड़ी उसकी यादें कितनी ही कड़वी क्यों ना, वो हर हाल में उसे गुजार लेता है, सब सह लेता है, हर मुश्किल का हल कर लेता है, हर कड़वी याद को मिटा देता है। अगर कोई साथ हो, वो कह रही थी उसकी आंखों में देखते हुए, तो जब तुम मेरे साथ हो मास्टर, तो मैं हर जगह हर हालात में नई खूबसूरत यादें बना सकती हूँ, बस तुम साथ हो। और इसी के साथ वो दोनों आगे बढ़े थे, उसी घर की जानिब जहाँ से सब शुरू हुआ था और जहाँ सब जारी रहेगा हमेशा, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ। तो आज ये हमारा ये नॉवल यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलती हूँ नेक्स्ट नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज।